सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये सीएन की यूनिट 2 का लेक्चर 3, ठीक है। इसके अंदर हम है ना यूनिट 2 जो है सीएन की पूरी कंप्लीट कर देंगे। बस हमारे 3 या 4 टॉपिक रह गए थे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि पिछले साल पूछे गए थे। और इसके अंदर मैंने पिछले 3 साल के जितने भी पीवाई उससे वो भी सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। और जल्दी से हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें यूनिट 2 काफी लंबी चली गई है। लेक्चर मतलब 3 लेक्चर में खत्म हो रही है, ठीक है। और इसका वन शॉट भी मैं आगे डाल दूंगा पेपर टाइम पे। और भी अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैनल एलोकेशन, ठीक है। चैनल एलोकेशन से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि चैनल को एलोकेट करना, ठीक है। मतलब कि यूजर्स को अलग अलग को चैनल एलोकेट करना। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल चैनल इज डिवाइडेड इन एलोकेटेड टू द मल्टीपल यूजर्स इन ऑर्डर टू कैरी यूजर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। सो चैनल एलोकेशन का मतलब ये होता है कि एक सिंगल चैनल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और फिर उसे बहुत सारे यूजर्स में एलोकेट कर देना, ठीक है। सो अलॉटेड कर देना, ठीक है। तो वो कहते हैं चैनल एलोकेशन। इसको बहुत अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारे जो डेटा लिंक लेयर चल रही है यूनिट 2 के अंदर, स्पेसिफिकली हम डेटा लिंक लेयर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल की जो डेटा लिंक लेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लॉजिकल पार्ट और एक होता है मीडिया पार्ट, ठीक है। तो मीडिया पार्ट के अंदर आता है हमारा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जो कि मीडिया पार्ट के अंदर जितने भी जो कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं उसे कौन करता है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स काम कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको है ना एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कॉलिजन का, ठीक है। तो कॉलिजन जैसे कि यहाँ पर है ना हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारा ABCDE, ठीक है। सो ये ना डेटा शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि ये डेटा शेयर करेंगे कैसे, पहले A ने डेटा शेयर किया है, फिर B ने डेटा शेयर किया है, C ने डेटा शेयर कर दिया, ठीक है, और D ने डेटा शेयर कर दिया। तो जैसे सेम जब टाइम पे डेटा ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, डेटा पैकेट जो ओवरलैप कर जाते हैं इन्हें कहते हैं कोलिजन, ठीक है। सो कॉलिजन को मिनिमाइज करने के लिए हम पढ़ते हैं किसे, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को मिनिमाइज करने के लिए, कोलिजन ना हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिट जब करते हैं ना, ये जो हमारे नोड्स होते हैं जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो बीच में क्या होता है, कोलिजन हो जाता है। और जैसे ही कोलिजन होता है जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वापस उन्हें रीट्रांसमिट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। अब इन्हें और अच्छे से समझते हैं जल्दी से, है ना। तो अभी पोलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर में कभी कभी जाता है, व्हाट इज पोलिंग। तो आ सेंट्रल कंट्रोलर इंट्रोगेट्स ईच होस्ट एंड एलोकेट्स चैनल कैपेसिटी टू दोस हु नीड इट, ठीक है। सो पोलिंग का मतलब होता है इसके अंदर एक कंट्रोलर होता है जो कि चैनल की कैपेसिटी एलोकेट करता है, ठीक है। सो अभी हम पोलिंग और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। पोलिंग हमारे यहाँ पर आएगा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में, ये यहाँ पे 2 नंबर में कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है पोलिंग की, ठीक है। आगे हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया मीडिया के अंदर जो हम मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। सो मैक्स आर अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑपरेटिंग इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर इन ओएसआई मॉडल, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर जो एक सब लेयर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स भी हमारे 3 तरह के, ठीक है। तो आपको ये वाला फ्लो चार्ट हमेशा मतलब दिमाग में रखना, क्योंकि कभी भी अगर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स पूछते हैं तो आपको ये फ्लो चार्ट जरूर बना के आना, फिर इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। देखो जितने भी डायग्राम है ना उन सबको याद रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके डायग्राम बहुत ज्यादा यूज आएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इससे नंबर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। सबसे पहले इसका टाइप है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल सबसे पहले हम देखेंगे, जिसके अंदर अलोहा आता है, CMSA आता है, CSMA आता है, CSMA-CD आता है और CSMA-CA आता है। इसके अंदर हम कॉलिजन डिटेक्ट करते हैं, इसके अंदर कॉलिजन अवॉइड करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर है रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल जो कि हमने मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर देखे थे, FDMA, TDMA और CDMA, ठीक है। इन सबको अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, सबको अच्छे से समझना, क्योंकि कोई भी इनमें से 2 या 3 लेकर शॉर्ट नोट पूछ लेगा और सीधे 10 नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स का मतलब है असाइन यूनिफॉर्म प्रायोरिटी टू ऑल कनेक्टेड नोड। अब मैंने जितने भी नोड्स आपको नोड्स बताए थे ना अभी, तो जितने भी नोड्स हैं वो सारे यूनिफॉर्मली प्रायोरिटी है उन सबके पास, और वो सब डेटा शेयर कर सकते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है। इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहला है हमारा अलोहा।
अलोहा के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्योर अलोहा और एक होता है स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्योर अलोहा। प्योर अलोहा होता है हमारा डिवाइसेस ट्रांसमिट डेटा वेन एवर दे हैव इट। ठीक है, जैसे भी डिवाइसेस के पास डेटा होगा, जैसे कि अभी हमारे पास ये डिवाइसेस बना, यहाँ पे वैसे डायग्राम मेरा बना हुआ है, ठीक है, तो इसी को समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये नोट्स है ना, जैसे ही इनके पास डेटा होगा ये तुरंत ही ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं देखेंगे कि कौन सा उसके अंदर चैनल हमारा बिजी तो नहीं है, ये सब चेक नहीं करेंगे, सीधा ट्रांसमिट कर देंगे डेटा। ठीक है, सो विदाउट चेकिंग इफ द चैनल इज बिजी। ठीक है, कोलिजन आर डिटेक्टेड थ्रू एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ठीक है, कोलिजन कैसे डिटेक्ट होता है? एक्नॉलेजमेंट मैसेज के द्वारा। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा रिसीवर होगा, जब इसे डेटा मिल जाएगा तो ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है। ठीक है, अगर वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं भेजता तो क्या होता है? कोलिजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मैसेज ही नहीं आया, मतलब कि हमारा जो डेटा पैकेट है वो शेयर हुआ ही नहीं। ठीक है, सो डेटा पैकेट शेयर नहीं होगा तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ से ए से हमारा ये वाला डेटा गया, फिर ये वाला गया और ये वाला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये वाला एक पार्शियल कोलिजन हो गया। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल पूरा कोलिजन नहीं हुआ, टोटल कोलिजन नहीं हुआ, पार्शियल कोलिजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला डेटा और ये वाला डेटा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस सेंड करने के लिए वापस चले जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डेटा तो जाएगा ही नहीं, तो इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? कोलिजन हो गया, इन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, सो सेंडर इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम द टोटल इसका जो टोटल वल्नरेबल टाइम होता है प्योर अलो का, वो होता है 2 TFR। ठीक है, कि मतलब इतने टाइम में एक कोलिजन हो ही जाता है। ठीक है, और होता है एक नेक्स्ट इफेक्टिव मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन। ये हमारे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। मतलब कि प्योर अलोहा में जो हमारा एग्जामिनर होता है, चेकर होता है, वो यही चीजें देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट ने ये चीज लिखी है कि नहीं लिखी। अगर आप ये लिख कर आओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो इफेक्टिव मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन होता है हमारा 18.7%, यानी कि 100% आपके जो पैकेट्स होंगे उनमें से 18.4% ही ऐसे पैकेट्स होंगे जिनका कोलिजन के बिना वो शेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो इसका बहुत बेकार, ये जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है बहुत बेकार है। इसके लिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा में क्या होगा? कोई भी पार्शियल कोलिजन नहीं होगा, अगर कोलिजन होगा तो टोटल कोलिजन होगा। ठीक है, और वो भी बहुत मतलब इससे कम होगा। ठीक है, तो स्लॉटेड अलोहा का मतलब होता है दिस वेरिएंट डिवाइड्स टाइम इनटू डिस्क्रीट स्लॉट्स। ठीक है, अब इसमें जैसे रैंडमली जो होते स्लॉट्स डिवाइडेड थे, जहां पर भी कोलिजन हुआ वहां डिटेक्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक टाइम के स्लॉट्स बना दिए हैं। ठीक है, जैसे ही वो स्लॉट के स्टार्टिंग में ही डेटा पैकेट्स शेयर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ही स्लॉट स्टार्ट होगा, जितने भी डेटा अगर किसी को शेयर करने हैं वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बीच में स्लॉट के कोई भी डेटा शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ए में हमारा ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है और ये वाला डेटा है। ठीक है, तो इसी टाइम पर हमारे जो बिगेन है, ये वाला बिगेन है, इसी पे डेटा हमारा शेयर होगा। ठीक है, तो इस वाले बिगेन पे ये वाला भी डेटा शेयर हुआ है। ठीक है, तो ये कोलिजन हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये वाले स्लॉट पे ये वाला डेटा शेयर हुआ है। ठीक है, ये सीधा चले जाएगा। ये वाले पे ये वाला डेटा शेयर हुआ है और ये वाला डेटा शेयर हुआ है, तो कोलिजन हो जाएगा। ये वाले पे ये वाला डेटा शेयर हुआ है, ये वाला डेटा शेयर हुआ है, ये कोलिजन हो जाएगा और ये दोनों चले जाएंगे। ठीक है, सो एंड वन डिवाइस आर ओनली अलॉटेड टू ट्रांसमिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्लॉटेड। ठीक है, सो रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ये रिड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कंपेयर टू प्योर अलोहा। प्योर अलोहा से अच्छा है। ठीक है, हाउएवर कोलिजन कैन स्टिल अकर। देखो कोलिजन तो होगा ही, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है। ठीक है, सो इसका वल्नरेबल टाइम होता है हमारा टी है ना, इसका मतलब होता है हमारा ट्रांसमिशन फ्रेम। ठीक है, फ्रेम का जो टाइम होता है वो होता है। इफेक्टिव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका होता है 36.8%। ठीक है, यानी कि 18.4 था, इसका डबल होता है हमारा 36.8% इसका। ठीक है, मतलब कि 100 में से मैक्सिमम इसमें से 36.8% जो डेटा पैकेट्स होंगे वो बिना कोलिजन के रिसीवर के पास सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अलोहा। नेक्स्ट देखते हैं हम CSMA। CSMA क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या होता है हमारा? डिवाइस लिसन टू द कम्युनिकेशन चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पहले डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने से पहले एक बार क्या करते हैं? चैनल को चेक करते हैं। इफ द चैनल इज आइडल, अगर चैनल
आइडल है यानी कि बिजी नहीं है तो डिवाइस क्या करेंगे, ट्रांसमिशन को प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर चैनल बिजी है तो डिवाइस क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, देखो सही कॉन्सेप्ट है ना। एक बार चैनल को देख लो, अगर बिजी है तो रुक जाओ थोड़ी देर, तो जिससे क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। तो सीएस में हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है वन परसिस्टेंट, दूसरा होता है नॉन परसिस्टेंट और तीसरा होता है पी परसिस्टेंट। पहले देखते हैं वन परसिस्टेंट क्या होता है। कंटिन्यूअसली सेंस द मीडियम, इफ द मीडियम इज आइडल इट इमीडिएटली बिगिन द ट्रांसमिशन, इफ द मीडियम इज बिजी इट फॉलो द सेम प्रोसेस। मतलब कि ये क्या करेगा, वन परसिस्टेंट का मतलब होता है ये कंटिन्यूअसली सेंस करता रहेगा चैनल को कि चैनल बिजी है या फिर आइडल है। जैसे ही आइडल मिलेगा वो ट्रांसमिशन बिगिन कर देगा, अगर बिजी रहेगा तो वो सेंस करता रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट होता है नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट का मतलब होता है हमारा स्टेशन कंटिन्यूअसली सेंस द मीडियम बिफोर ट्रांसमिटिंग। ठीक है, कंटिन्यूअसली सेंस कर रहा है चैनल को। और इफ द मीडियम इज बिजी, और जैसे ही मीडियम अगर बिजी आ जाता है इट वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो रुकेगा एंड देन चेक द मीडियम अगेन। ठीक है, तो मतलब जैसे ही चैनल अगर बिजी आ जाता है तो कुछ देर के लिए किसी रैंडम टाइम के लिए रुकेगा और फिर क्या करेगा, थोड़ी देर वेट करने के बाद वापस चेक करेगा। ठीक है, तो ये होता है नॉन परसिस्टेंट। मतलब नॉन परसिस्टेंट नाम से पता है, परसिस्टेंट नहीं है वो। ठीक है, कुछ रैंडम टाइम के लिए रुक रहा है। फिर आता है पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट बहुत मतलब बढ़िया है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ स्टेशन वांट्स टू ट्रांसमिट, जब स्टेशन को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, इट सेंस द मीडियम, वो सेंस करेगा मीडियम को। इफ द मीडियम इज आइडल, अगर वो आइडियल है, ठीक है, तो फिर भी वो डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। उससे पहले इसमें कंडीशन होती है कि इट चेक इफ डिवाइस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन आउटपुट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो आपको पता है इसके अंदर जैसे कि हमारे एक लैन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिवाइसेस चेक करे होंगे कि हमारा चैनल आइडल है कि नहीं है। जैसे ही अगर सबको आइडल मिल जाएगा तो सबने शेयर कर दिया। अब सबने शेयर कर देंगे तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ना सबके पास एक कुछ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर होता है। सबके पास एक एक डिवाइसेस के पास प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि ए के पास 0.1 है, सी के पास 0.3 है, बी के पास 0.2 है, और एक है ना रैंडमली आउटपुट प्रोबेबिलिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो आउटपुट प्रोबेबिलिटी से अगर आपके डिवाइस की प्रोबेबिलिटी बड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो डेटा। अगर नहीं है तो आपको क्या करने का, नेक्स्ट स्लॉट के लिए रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ द डिवाइस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन आउटपुट प्रोबेबिलिटी इट ट्रांसफर, अदरवाइज वेट फॉर द स्लॉट। ठीक है, एंड रिपीट द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारी जो डी की प्रोबेबिलिटी 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट 0.4 से बड़ी है, तो यहाँ पे हमारा जो डी है वही डेटा ट्रांसफर कर पाएगा और सारे नेक्स्ट स्लॉट के लिए रुकेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा CSMA CD जो था हमारा 2021 और 22 में आया था और इसके साथ इसका डायग्राम भी पूछा था। ठीक है, तो इससे समझो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा CSMA। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं CSMA CD। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हम कोलिजन को डिटेक्ट भी करेंगे। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, कॉमनली यूज इन इथरनेट नेटवर्क। ये ज्यादातर किस में यूज होता है, इथरनेट नेटवर्क के अंदर यूज होता है। नॉट ओनली लिसन टू द चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग बट ऑल्सो डिटेक्ट द कोलिजन वाइल ट्रांसमिटिंग। ठीक है, देखो जब चैनल ये तो देखेगा ही कि मतलब आपका चैनल आइडल है या नहीं है। अगर आपको आइडल मिल गया चैनल तो डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, और ट्रांसमिट जब डेटा हो रहा होगा तो ये डिटेक्ट करता रहेगा क्या कोलिजन तो नहीं हो रहा। अगर कोलिजन हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देगा और सारे के सारे नोड्स को एक जैम सिग्नल भेज देगा। सारे के सारे नोड्स को एक जैम सिग्नल भेज देगा जिससे सारे के सारे नोड्स को पता चल जाएगा कि हमारा एक कोलिजन अकर हुआ है चैनल के अंदर। ठीक है, एंड वेट फॉर अ रैंडम बैक ऑफ टाइम, और एक रैंडम बैक ऑफ टाइम के लिए रुकेगा। ठीक है, फिर वापस से वही जो प्रोसेस है उसे फॉलो करेगा। अभी हम आगे इसका फ्लो चार्ट देखेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक होता है CSMA CA, इसमें आ जाता है कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, बहुत हद तक हम कोलिजन को अवॉइड ही कर देंगे। ठीक है, यूज इन वायरलेस नेटवर्क लाइक वाईफाई के अंदर ये यूज होता है। तो जैसे कि आपने राउटर देखे होंगे, एक्सेस पॉइंट देखे होंगे, तो इसके अंदर है ना एक्सेस पॉइंट होता है। ठीक है, अगर सेंडर को रिसीवर पर डेटा को ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले क्या करेगा सेंडर, एक RTS यानी कि रिक्वेस्ट टू सेंड एक
सिग्नल जनरेट करेगा एक्सेस पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर एक्सेस पॉइंट का चैनल क्लियर होगा तो वो क्या करेगा, CTS वापस भेज देगा, यानी कि क्लियर टू सेंड सिग्नल भेज देगा, फिर ये डेटा भेज देगा और ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। यहां से काम हो गया। अब एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, रिसीवर को एक RTS भेजेगा, यानी कि रिक्वेस्ट टू सेंड भेजेगा। तो रिसीवर देखेगा और कोई तो डेटा नहीं भेज रहा, हाँ आइडियल स्टेट, तो ये क्या करेगा, CTS भेज देगा, क्लियर टू सेंड भेज देगा, ठीक है। तो ये डेटा भेज देगा और ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। बीच में क्या आ जाएगा, एक्सेस पॉइंट आ जाएगा, जिससे कि बहुत मिनिमाइज हो जाएगा कोलिजन, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रोसेस। अब हम इसका मतलब फ्लो चार्ट देखेंगे दोनों का। CSMA CD का फ्लो चार्ट, हमारे ये दोनों फ्लो चार्ट हमारे 2022 और 23 में 10 नंबर में पूछे थे, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले स्टार्ट होगा, ये सेट ऑफ बैक ऑफ टाइम हमारा 0 पे सेट हो जाएगा। एक बैक ऑफ टाइम होता है, ठीक है। बैक ऑफ टाइम हमारा इसके लिए होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रुकता है, और अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आता उसमें तो वो क्या मान लेता है कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि कोलिजन अकर हो गया है। तो बैक ऑफ टाइम उसी के लिए होता है कि एक बैक ऑफ टाइम इन्होंने रख दिया कि अगर उस टाइम के अंदर अगर हमारा एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम मान लेंगे कि कोलिजन अकर हो गया और डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेट बैक ऑफ टाइम 0 पे सेट कर दिया। फिर एक परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी लेंगे, जो हमने पीछे परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी देखी थी उसमें से कोई एक स्ट्रेटेजी लगेगी इसमें। फिर ये क्या करेगा, सेंड करेगा फ्रेम। जब फ्रेम सेंड हो जाएगा तो कोलिजन देखेंगे, क्या वो कोलिजन हुआ है। अगर कोलिजन नहीं हुआ है तो सक्सेस हो जाएगा। अगर कोलिजन हो गया तो क्या करेगा, ये सेंड जैम सिग्नल भेज देगा सारे नोड्स को। जब ये सारे नोड्स को जैम सिग्नल भेज देगा तो देखेगा क्या वो बैक ऑफ टाइम लिमिट जो बैक ऑफ टाइम की वो एक्सीड तो नहीं हो गई। अगर वो बैक ऑफ टाइम की लिमिट एग्जिट हो गई है तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। और अगर नहीं हुई है तो क्या करेगा, वेट फॉर बैक ऑफ टाइम, और कुछ बैक ऑफ टाइम के लिए रुकेगा और वापस से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। जो ये रैंडम टाइम होता है ना, वो यही होता है बैक ऑफ टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम CSMA CA। ये फ्लो चार्ट एक बार बना के देख लेना तो आपको आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दी, जैम का इंपॉर्टेंट है और यहाँ कोलिजन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CSMA CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस का फ्लो चार्ट कैसा होता है, पहले ये स्टार्ट होगा, बैक ऑफ टाइम को 0 सेट करेंगे, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी लगाएंगे। फिर क्या होगा, एक IFG टाइम होता है, यानी कि इंटर फ्रेम एक टाइम होता है। इसके अंदर सारे फ्रेम्स के लिए कुछ ना कुछ एक टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम के लिए थोड़े से टाइम के लिए रुकेगा, फिर क्या करेगा, एक रैंडम टाइम के लिए रुकेगा। फिर सेट एक टाइमर भेजेगा, ठीक है। अगर उस टाइमर के अंदर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हो जाता है तो ये सक्सेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना ये 2 बार करेगा। एक्नॉलेजमेंट के लिए तो रुकेगा, जैसे इसने डेटा ट्रांसफर किया, फिर ये एक्नॉलेजमेंट के लिए रुकेगा। अगर वो गिवन टाइम में एक्नॉलेजमेंट आपका रिसीव हो जाता है तो सक्सेस हो जाएगा, वरना क्या होगा, ये बैक ऑफ टाइम को इंक्रीमेंट कर देगा और फिर चेक करेगा क्या बैक ऑफ टाइम की लिमिट एग्जिट तो नहीं हो गई। अगर एग्जिट हो गई है तो अबॉर्ट कर देगा, वरना ये कुछ टाइम के लिए रुकेगा और वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा CSMA CA का फ्लो चार्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पर हमारे जो प्रोटोकॉल थे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सारे खत्म हो गए। अब हम देखेंगे कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में मतलब होता है हमारा, इट अलाउज ओनली वन नोड टू सेंड एट अ टाइम टू अवॉइड कोलिजन ऑफ मैसेजेस ऑन अ शेयर्ड मीडियम। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सबके पास यूनिफॉर्मली प्रायोरिटी थी कि सबके सब डेटा भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक टाइम पर एक ही नोड डेटा भेज सकता है, ठीक है, जिससे कि कोलिजन की जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा रिजर्वेशन आपको नाम से पता चल रहा होगा। जैसे कि हम ट्रेन वगैरह में जब हम ट्रेवल करते हैं तो उसके अंदर हम एक एक सीट की रिजर्वेशन कराते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम जब एक रिजर्वेशन करा लेते हैं तो हमें कुछ टाइम के लिए हमें वो सीट मिल जाती है, और जब हमने रिजर्व करा लिया तो वहां पर एक मार्क हो जाता है कि हमने वो रिजर्व करा लिया है, तो कोई और रिजर्व नहीं करा सकता। तो इससे क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही होता है, अ स्टेशन नीड टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डेटा। जिस भी स्टेशन को अगर डेटा भेजना है तो उसे एक रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। अगर उसने रिजर्वेशन करा लिया कोई और उस समय पे डेटा नहीं भेज पाएगा। Whenever a station need to send the data frame, the station make a reservation in its own mini slots, ठीक है। तो इसे मिनी स्लॉट्स के लिए एक रिजर्वेशन बनाना पड़ेगा, जैसे कि ट्रेन की सीट्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से एकदम अच्छे से डायग्राम को समझो। यहाँ पर हमारे पास 4
5 नोट्स हैं, ठीक है। तो इन 5 नोट्स में से जो भी रिजर्वेशन कराएगा उस पर तो 1 आ जाएगा और जो रिजर्वेशन नहीं कराएगा उस पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 ने रिजर्वेशन कराया तो इस पे 1 आ गया और इसको इतना मिनी स्लॉट मिल गया, इसने इतना डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ तक इसने डेटा ट्रांसफर किया, फिर कोई और डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। देखेंगे 2 ने कराया नहीं कराया, 3 ने कराया हाँ कराया, तो 3 को टाइम वो मिल जाएगी प्रायोरिटी और 3 हमारा डेटा ट्रांसफर करेगा। फिर देखेंगे 4 ने कराया हाँ 4 ने कराया तो 4 को भेज देंगे। फिर 5 ने कराया नहीं कराया तो क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर से वही डेटा चैनल एलोकेशन, यहाँ पे जो चैनल था वो आ गया और अब इसमें देखेंगे और किसी ने तो एलोकेशन नहीं कराया तो नहीं कराया, बस 1 ने कराया तो 1 को टाइम प्रायोरिटी मिल गई और 1 ने डेटा ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट देखा क्या किसी ने कराया नहीं कराया तो यहीं पर ये रुक जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा रिजर्वेशन, बहुत ईजी है समझने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोलिंग, ठीक है। पोलिंग में क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था, एक हमारा प्राइमरी होता है यानी कि कंट्रोलर होता है और सब सेकेंडरी होते हैं। इन दिस वन एक्ट एज अ कंट्रोलर एंड अदर आर सेकेंडरी स्टेशंस, ठीक है। ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द कंट्रोलर, ठीक है। अब इसे मेनली हमें डायग्राम से समझना है, ज्यादा मैंने थ्योरी नहीं लिखी, थ्योरी आप आराम से अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा प्राइमरी होती है, प्राइमरी सिस्टम होता है और सारे के सारे सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वाला होता है वो एक पोल जनरेट करता है कि किसको डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसने पोल जनरेट किया, पहले ये ए के पास गया, ठीक है। तो ए ने भेज दिया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, NACK होता है हमारा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दिया यानी कि इसे डेटा ट्रांसफर नहीं करना। फिर इसने बी के पास गया, पोल किया, तो बी ने क्या किया हमारा डेटा भेज दिया, ठीक है। डेटा भेज दिया यानी कि उसे डेटा भेजना है तो डेटा भेज दिया उसने और इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे होते ही पोलिंग, ठीक है। ये बस पोल जनरेट करता है, जिसे चाहिए भेजना होता है डेटा वो डेटा भेज देता है और जिसे नहीं भेजना होता वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका टॉपिक टोकन पासिंग। टोकन पासिंग देखो नाम से समझ जाएगा, टोकन एक पास होता रहेगा। द स्टेशन आर कनेक्टेड लॉजिकली टू ईच अदर टू इन फॉर्म ऑफ रिंग एंड एक्सेस टू द स्टेशन इज गवर्न्ड बाय टोकन और शॉर्ट मैसेज। टोकन एक शॉर्ट मैसेज होता है, ठीक है। इसमें जो है ना हमारे स्टेशन होते हैं, मल्टीपल जो स्टेशन होते हैं वो हमारे रिंग टोपोलॉजी में यानी कि रिंग फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस रिंग फॉर्म में हमारी जो टोकन होता है वो घूम रहा होता है, ठीक है। जिसको भी डेटा ट्रांसफर करना होता है वो उस टोकन को रख लेता है, ठीक है, और वो डेटा ट्रांसफर कर देता है। जब डेटा ट्रांसफर कर देता है फिर टोकन को नेक्स्ट के पास भेज देता है। तो नेक्स्ट के पास जाएगा, अगर उसे डेटा ट्रांसफर करना होगा तो वो रखेगा उसे, वरना वो आगे भेज देगा, ठीक है। इसके टोकन पासिंग के ड्रॉबैक्स क्या है, इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ टोकन हो जाता है कभी कभी, है ना, और टोकन लॉस्ट हो जाता है। इंसर्शन ऑफ न्यू स्टेशन दिक्कत देता है, रिमूवल ऑफ स्टेशन दिक्कत देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। हमारे जो वो थे ये वाले कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल भी हो गए। अब हम देखेंगे चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो चैनलाइजेशन है प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ मेथड बाय विच द अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट नोड फॉर साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर। इसके अंदर जितनी भी हमारी बैंडविड्थ होगी वो हमारे सारे नोड्स में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट मेथड से, ठीक है। अलग अलग मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, उस बैंडविड्थ को अलग अलग नोड्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि नोड्स अपनी अपनी बैंडविड्थ पर डेटा ट्रांसफर कर पाएगा, ठीक है। सबसे पहला होता है एफडीएमए यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमारे जो नोड्स होंगे उनको बैंडविड्थ डिवाइड की जाए, अलॉट की जाएगी, ठीक है। सो इन दिस बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर बैंडविड्थ हमारी डिवाइड होगी। ईच स्टेशन इज अलोकेटेड विद बैंड टू सेंड डेटा and the band is reserved for particular station for all the time which is follows, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है। तो ये नोड्स हमारे देखो, ये वाला जो साइड है इसका एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस फ्रीक्वेंसी का, ये वाला टाइम का, ठीक है। तो ये वाले क्या है, ये आप डायग्राम से समझ लो, ये हमारे जो नोड्स हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पर क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDM है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टाइम के बेस पे डिवाइड होंगे, ठीक है। तो TDM इज अ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल इन विच बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेशन ऑन द टाइम बेसिस, यानी कि टाइम के बेसिस पे डिवाइडेड होंगे, ठीक है। देयर इज टाइम स्लॉट गिवन टू द ईच स्टेशन दैट स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा ड्यूरिंग द टाइम स्लॉट ओनली विच इज फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे भेज रहे थे और इसमें टाइम के बेस पे भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम था, टाइम के बेस पे डिवाइड कर दिया नोट्स। अब नेक्स्ट बैंडविड्थ डिवाइड कर दी नोट्स के लिए, ठीक है। सॉरी,
नेक्स्ट देखते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होगा कि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों के बेसिस पे हमारे जो नोड्स बैंडविड्थ होगी नोड्स के लिए एलोकेट होगी, ठीक है। सो ऑल द स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा टाइम साइमल्टेनियसली, सारे के सारे स्टेशन डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे साइमल्टेनियसली। इट अलाउस ईच स्टेशन टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर होगा। एंड ऑल द टाइम, ठीक है, और सारे टाइम के लिए। दे आर सेपरेटेड बाय यूनिक कोड सीक्वेंस, सबके पास एक अलग अलग कोड सीक्वेंस होगा, यानी कि जो डेटा होगा वो सारे के सारे स्टेशन पे जाएगा, लेकिन हर एक डेटा के साथ एक यूनिक कोड होगा। अगर वो यूनिक कोड अगर स्टेशन के साथ नोड के साथ मैच कर जाएगा तो उस डेटा को रख लेगा, वरना वो अदरवाइज उसे इग्नोर कर देगा, ठीक है। ईच यूजर इज असाइंड विद अ यूनिक कोड सीक्वेंस, सो डेटा प्लस कोड शेयर्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसे इसका ग्राफ बनेगा कि दोनों के लिए ये अलोकेट होगा, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ बना लेना, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ग्राफ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लैन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो लैन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि IEEE के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फ्रेम फॉर्मेट के लिए यूज होते हैं। 802.3 फ्रेम फॉर्मेट और 802.5 फॉर्मेट फ्रेम फॉर्मेट हम देखेंगे, ठीक है। सो इसके देखो ये वाला जो फॉर्मेट है लैन के द्वारा यूज हुआ जाता है, लैन के द्वारा यूज किया जाता है, ये भी लैन के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। और यूज CSMA CD प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को यूज करता है। इसके अंदर कोई भी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं होता, और ये किसके अंदर किस में यूज होता है, ये बस एंड स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। तो इसका फ्रेम फॉर्मेट देख लो आप, 7 बिट का प्रेम्बल होता है। प्रेम्बल होता है हमारा 56 बिट, ये बाइट का होता है, 7 बाइट का, और 56 बाइट का एक पैटर्न होता है 0 और 1 में अल्टरनेट, है ना। यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड टाइम रिकवरी बाय द रिसीविंग डिवाइस, ठीक है। सो रिसीविंग डिवाइस इसे यूज करता है किसके लिए, टाइमिंग रिकवरी के लिए और सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट होता है SFD, यानी कि स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। तो ये एक 1 बाइट का होता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि फ्रेम हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है। देखो फर्स्ट यूनिट में हमने फ्रेम पढ़ा था अच्छे से कि फ्रेम हमारा कैसे बनता है, फ्रेमिंग पढ़ी थी हमने, टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग भी पढ़ी थी, उसी के अंदर देखा था आपने कि फ्रेम के कैसे फॉर्मेट्स होते हैं। फिर आता है DA होता है हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस। इसके अंदर जो रिसीवर डिवाइस होता है उसका मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस का हमारा मैक एड्रेस होता है इसके अंदर। फिर होता है लेंथ, यानी कि डेटा का लेंथ कितना है वो होती है इसके अंदर। और क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होता है। फिर डेटा होता है कि डेटा कितना है, ठीक है। तो डेटा इसके अंदर 46 to 1500 बाइट का हो सकता है, ठीक है। और FCS यानी कि ये जो होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, CRC यानी कि इसके अंदर एरर डिटेक्शन की जो बाइट होती है वो सब इसके अंदर होता है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर की जो मैक्सिमम डेटा लेंथ होती है वो होती है 1518, यानी कि 1518 बाइट्स होती है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में कभी कभी AKTU में पूछ लेते हैं, तो आप ये याद रखना कि 1518 बाइट्स हमारी मैक्सिमम डेटा लेंथ हो सकती है डेटा लिंक लेयर के अंदर, ठीक है। सो फिर आता है नेक्स्ट 802.5 फॉर्मेट, ठीक है। तो ये भी लैन में यूज होता है। और यूज फॉर रिंग टोपोलॉजी, एक्सेस कंट्रोल, इसका एक्सेस कंट्रोल मेथड के लिए होता है। टोकन पासिंग मतलब कि एक्सेस कंट्रोल मेथड ये होता है कि टोकन पासिंग के लिए होता है, यानी कि इसके अंदर ना रिंग टोपोलॉजी यूज हो रही है जो कि हमने पहले पढ़ी थी अभी, कि इसके अंदर रिंग में घूमता रहेगा जो टोकन होगा। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है जिसके पास आ गया उसके पास एक्सेस आ जाता है, ठीक है। तो उसके पास कंट्रोल आ जाता है। पिगी बैकिंग, यानी कि डेटा के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी शेयर होगा, ठीक है। यूज डिफरेंट, ये सब है ना हम पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं पिगी बैकिंग वगैरह, तो हम इसके लिए मैं ज्यादा इसे समझा नहीं रहा, और इस यूनिट में भी पढ़ा था, ठीक है। यूज डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, ये भी हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, ठीक है। इस एनकोडिंग का ये यूज करते हैं। 802.5 फ्रेम फॉर्मेट हमारा कैसे होता है, इसका कभी कभी FDDI से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और अगर कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा फ्रेम आएगा तो वो भी अगर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम होते हैं इसके। तो इसके अंदर एक स्टार्ट डेलीमीटर होता है जो कि 1 बाइट का होता है। एक्सेस कंट्रोल होता है जो कि 1 बाइट का होता है कि किस स्टेशन के पास इसका एक्सेस है, ठीक है। फ्रेम कंट्रोल होता है 1 बाइट का। फिर होता है डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट का, और सेंडर सोर्स एड्रेस 6 बाइट का। फिर डेटा की जो लेंथ होती है 0 से लेकर 4500 बाइट की हो सकती है। FCS होता है हमारा इसके अंदर 4 बाइट का। एंड डेलीमीटर होता है 1 बाइट का।
और फ्रेम स्टेटस होता है 1 बाइट का, ठीक है। और इसके अंदर एक टोकन का भी फॉर्मेट होता है जो कि होता है स्टार्ट डेलीमीटर, एक्सेस कंट्रोल और एंड डेलीमीटर 1 बाइट के, ठीक है। तो स्विचिंग हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, इसके अंदर एक टॉपिक है, ठीक है, उसे पढ़ लेना अच्छे से। स्विचिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है हमारा ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लैन स्टैंडर्ड से वो 2 फ्रेम थे, आपको अच्छे से ये फ्रेम के बस डायग्राम अच्छे से पढ़ लेने हैं, और तो आप नाम से ही मतलब इसकी आप लिखाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट। ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ब्रिज का मतलब आपको पता है ना, 2 लैन डिवाइसेस को जब वो कनेक्ट करता है ब्रिज, ठीक है। सो हमारा क्या है, ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट 2 डिफरेंट लैन्स, ठीक है। LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, ब्रिज। सो ब्रिज वर्क, ये हमारे 2 लोकल एरिया नेटवर्क हैं, ये हो गया LAN 1, ये हो गया LAN 2, ठीक है। इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ब्रिज। सो ब्रिज वर्क एट फिजिकल लेयर एज वेल एज डेटा लिंक लेयर, दोनों पे काम करता है। मैपिंग टेबल क्या है, ब्रिज की एक मैपिंग टेबल बनती है। ये देखो मैक एड्रेस है, ये सबका MABCD इन सबका नाम हो गया, और पोर्ट है इसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, LAN A के पोर्ट बन गया P1 और इसके दूसरे के सारे के पोर्ट बन गए P2। तो ये ऐसे एक मैपिंग टेबल बनती है इसके लिए, ठीक है। सो स्टैटिक ब्रिज क्या करता है, इस टेबल को मैन्युअली करता है, ठीक है, डू मैन्युअली मैपिंग, ठीक है। और डायनेमिक या लर्निंग या ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो डायनेमिक ब्रिज को हम लर्निंग और ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, ठीक है। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर लर्निंग ब्रिज ही मेंशन है। सो दे विल ऑटोमेट लर्निंग द एंट्रीज, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो मैपिंग होती है उसे रन करता है, और ये मैन्युअली करता है, ठीक है। तो कैपेबिलिटीज क्या है ब्रिज की, ठीक है। एक तो है फिल्टरिंग, फॉरवर्डिंग, फ्लडिंग और स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है। सो फिल्टरिंग का मतलब होता है कि आपके एक ही लैन के अंदर जो ये C और D है ना, ये दोनों सेम लैन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का जो मैक एड्रेस है वो सेम लैन के अंदर हो सकता है। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि दोनों डिफरेंट लैन के कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब होता है अगर कोई एक नया स्टेशन ऐड होना चाहता है तो वो भी ऐड हो सकता है, ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई भी कोलिजन अकर नहीं होगा, क्योंकि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करता है। ये होती है कैपेबिलिटीज ऑफ ब्रिज, ठीक है। थ्योरी पार्ट है पूरा, थ्योरी में आएगा, तो ये सारी थ्योरी आप लिख देना, ठीक है। ब्रिज हमने पढ़ा था यूनिट 1 में भी, और इसके अंदर भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम फॉर ब्रिजिंग, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम फॉर ब्रिजिंग होता है हमारा एवरी ब्रिज। देखो इसके अंदर है ना 4 स्टेप्स हैं, फिर मैं आपको ये वाला एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बस ये 4 स्टेप ये भी याद कर लोगे ना, तो शॉर्ट नोट ही पूछता है, तो आपको मतलब आराम से इसके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एवरी ब्रिज इज हैविंग अ बिल्ट इन आईडी, ठीक है। सब ब्रिज के पास एक अपनी एक बिल्ट इन आईडी होती है, ठीक है। द वन विथ स्मॉलेस्ट आईडी इज टेकन एज रूट ब्रिज। जिसके पास भी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी आईडी होगी उसे क्या करो, एक रूट ब्रिज मान लो, ठीक है। मार्क 1 पोर्ट ऑफ ईच ब्रिज विच इज क्लोजेस्ट टू द रूट ब्रिज एज अ रूट पार्ट, ठीक है। अब जो आपने रूट ब्रिज माना है और सारे जितने भी ब्रिज हैं उनसे जो आपका क्लोजेस्ट पाथ होगा रूट ब्रिज के लिए, उनको क्या मार्क कर दो, एक मार्क कर दो उन्हें। कैसे, मार्क 1 पोर्ट ऑफ ईच ब्रिज, उन सबके सब मार्क को किसी भी सिंबल से मार्क करो, ठीक है। एवरी लेन चूजेस अ ब्रिज क्लोजेस्ट टू इट एज अ डेजिनेटेड ब्रिज फॉर दैट लेन, ठीक है। और जितने भी वहां से मतलब हर ब्रिज में से एक एक को क्या मान लो, एक डेजिनेटेड वो मान लो, ठीक है, डेजिनेटेड ब्रिज मान लो। और उसके अंदर से क्या बना लो, एक कोरस्पॉन्डेंट पोर्ट को डेजिनेटेड पोर्ट बना लो, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डेजिनेटेड क्या होता है, ठीक है। तो मार्क द रूट पोर्ट एंड डेजिनेटेड पोर्ट एज अ फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉक द रिमेनिंग, ठीक है। और जितने ऊपर भी सिंबल आए यानी कि रूट पोर्ट बने, रूट पोर्ट बने या फिर डेजिनेटेड पोर्ट बने, उनको तो फॉरवर्डिंग पोर्ट रखो और सबको ब्लॉक कर दो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहला ये पॉइंट है कि आपको है ना किसी भी मतलब सबसे जो छोटी जो आईडी है उसके एक ब्रिज को आपको मानना है रूट, ठीक है। तो आपने देखो इसे मान लिया रूट, ठीक है, या आपने इसे मान लिया रूट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस रूट के लिए आपको हर एक ब्रिज से क्लोजेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है। जिससे भी क्लोजेस्ट पाथ आ रहा है उसको एक सिंबल मतलब असाइन कर देना है। अब देखो हम उसमें असाइन करेंगे स्टार, ठीक है। रूट पोर्ट मैंने ऐसे करके क्लोजेस्ट C कर देता हूँ, क्लोज करके, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने स्टार मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमने स्टार मार्क बी से देखेंगे तो हमारा 1 वाला जो है क्लोजेस्ट है, तो हमने इसे स्टार मार्क कर दिया। ये वाले के लिए हमारा 1 वाला क्लोजेस्ट है, तो हमने इस वाले के लिए स्टार मार्क कर दिया। अब देखो अब हमारा यहाँ से B4 के लिए 1 वाला है, तो हमने इसे
स्टार मार्क कर दिया, इसके लिए B3 के लिए 1 वाला है तो हमने इसके स्टार मार्क कर दिया। देखो 1 को हटा देते हैं और सबको हमने स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है आपको, हर एक लेन के लिए, इसमें क्या लग रहा है, एवरी लेन चूजेस अ ब्रिज क्लोजेस्ट टू इट एज अ डेजिग्नेटेड ब्रिज फॉर द लेन एंड मेक इट द कॉरेस्पॉन्डेंट पोर्ट एज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, हर लेन के लिए ना आपको एक पोर्ट लेना है जिसे डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाना है, ठीक है, हर ब्रिज के लिए, ठीक है। अब देखो आपने लेन 1 के लिए कितने ब्रिज हैं, एक ये वाला ब्रिज है और ये वाला ब्रिज है, ठीक है। अब इन दोनों ब्रिज में से ना किसी एक ब्रिज को आपको बनाना है डेजिग्नेटेड ब्रिज, ठीक है। तो आपने इनमें से ये वाले ब्रिज को बना दिया डेजिग्नेटेड ब्रिज, ठीक है, ये बना दिया हमने डेजिग्नेटेड ब्रिज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले लेन के लिए बनाएंगे एक, इस वाले लेन के पास ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है। अब देखो इनमें से हम इस वाले को ही बना देते हैं डेजिग्नेटेड ब्रिज, ठीक है, इसी को बना दिया हमने डेजिग्नेटेड ब्रिज। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब हमारा लेन 2 है, लेन 2 के पास ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, इस वाले को बना देते हैं डेजिग्नेटेड ब्रिज, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेंथ 4 के लिए देखेंगे, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, हमने ये वाले को बना दिया डेजिग्नेटेड ब्रिज, ठीक है। ये देखो बस आपको पॉइंट्स याद करने, सबसे पहले जो आपका क्लोजेस्ट मतलब जो आपका स्मॉलेस्ट आईडी है उसको एक रूट ब्रिज मान लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ही देखा B1 है और B1 की स्मॉलेस्ट आईडी 1 है, ठीक है, इसे हमने रूट ब्रिज बना दिया। फिर क्या करना है आपको, हर एक ब्रिज से आपको क्लोजेस्ट पाथ देखना है रूट के लिए, ठीक है। क्लोजेस्ट पाथ हमने सबको देख लिया और उसको एक एक स्टार मार्क कर देना है जिससे भी आपने देखा है, ठीक है। फिर आपको हर एक लेन के लिए हर एक लेन के लिए एक एक ब्रिज को आपको डेजिग्नेटेड ब्रिज बनाना है और उसमें से क्या कर देना है उसे, और उसमें से किसी पोर्ट को क्या कर देना है, डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देना, ठीक है। और उसके लिए भी कोई एक मार्क कर दो, जैसे कि हमने डबल स्टार करा है, ठीक है। इसके लिए हमने ये वाला किया था, इसके लिए हमने ये वाला किया था, और इसके लिए हमने ये वाला किया था, और इसके लिए हमने ये वाला किया था, ठीक है। तो ये वाले हमारे सारे हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, सारे लेन के लिए जब आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, मार्क द रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट एज अ फॉर्मेटिंग। जितने भी आपके स्टार लगे हुए हैं, जैसे कि आपके ये वाला स्टार लगा, 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 ये वाला स्टार, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार, ठीक है। उन सबको तो ऐसे रहने देना है और जितने भी हैं उनको हटा देना है। जैसे कि हमारे पे इस पे नहीं है तो इसे हटा दिया, ये वाला नहीं है तो ये वाला हटा दिया, ये वाला नहीं है तो ये वाला हटा दिया, ठीक है। अब आपने ये सब हटा दिया तो आपने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया ट्री को। अब क्या होगा, इसके अंदर लूप होल नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब लूप होल नहीं बनेगा, जब भी आप डेटा शेयर होगा आराम से शेयर होगा, ठीक है। ये था आपका स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम फॉर ब्रिजिंग, ठीक है। इसके साथ आपकी यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्लीट होती है, ठीक है। देखो 3 लेक्चर में कंप्लीट हुई है, पर मैंने सच में पिछले 3 साल के PYQs आपके सॉल्व करा दिए और सारे टॉपिक आपको क्लियरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे से इंटरनेट अच्छे से रिसर्च किया, ठीक है, इसके लिए, और बहुत अच्छे से जहां से भी इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था उससे किया है, ठीक है। और नोट्स काफी अच्छे बनाए हैं, आप नोट्स परचेज कर सकते हो, कहाँ से, टेलीग्राम से, ठीक है। बहुत कम प्राइस रखा है उसका, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मल्टी आइटम्स को, और अच्छे एक्सप्लेनेशंस के लिए और अच्छे कंटेंट्स के लिए, ठीक है। जितने भी 6 सेम के कंटेंट है, सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे आपको कंप्लीटेड मिल जाएंगे, ठीक है। और पिछले सेम के हमने सारे कंप्लीट कर रखे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपको मल्टी आइटम प्लस पे मिलेगी और आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मिलेगी मल्टी आइटम्स पे, ठीक है। सो बने रहिए ऐसे ही चैनल पे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।